everyone, welcome to our bio class. So, in our previous class, we were discussing about the phases of photosynthesis. इससे पीछे वाली क्लास में हमने phases of photosynthesis की बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि photosynthesis में दो stages हैं. photosynthesis की दो फेज के बारे में हमने बात की. पहली लाइट फेज एंड सेकेंड वन इज द डार्क फेज. कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो स्टेजेस में होता है. पहली फेज विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट फेज क्या है? विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में होगी. और होती कहाँ है? इन ग्रेना के अंदर है. जबकि डार्क फेज इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट की एब्सेंस में. और कहाँ? इन स्ट्रोमा. ये ग्रेना और स्ट्रोमा कहाँ है? कल हमने पढ़ा कि ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों कहाँ लोकेटेड है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड है. देखो, लाइट फेजेस में हमने पढ़ा क्या क्या होता है. सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल. जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब हुई उसके बाद फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. हमने पढ़ा फोटोलिसिस वाटर का, जिसमें हमने पढ़ा कि जो H2O है वो लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा. किस में? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2. तो तीसरा स्टेप क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी किस में रिलीज होती है? लाइट फेजेस में. पूछा जाए किससे ऑक्सीजन निकलती है? वाटर से निकलती है. और एक हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, दैट इज ATP एंड NADPH. ATP एंड NADPH ये सब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं. ये ऐसे प्रोडक्ट हैं लाइट रिएक्शन के जो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे. ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे. देखो, डार्क रिएक्शन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट. लाइट की एब्सेंस में होती है, लेकिन डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है. और वो कौन से प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है? दैट इज ऑन ATP एंड NADPH. देखो, डार्क रिएक्शन ठीक है, जिसको हम EMP डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल भी जिसको हम बोलते हैं. अनदर नेम ऑफ दिस इज कैल्विन साइकिल. देखो, क्या होता है कि टोटल जो CO2 के मोलिक्यूल यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में, दैट इज 6 मोलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 RuBp प्लस जो ATP और NADPH बना था, जो एसिमिलेटरी पावर, 18 मोलिक्यूल ATP के और 12 मोलिक्यूल NADPH जो है यूज होगा. और बनेगा क्या? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 RuBp. ये एज इट इज रीजनरेट हो जाएगा. ATP ब्रेक हो जाएगा किस में? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 12 NADP प्लस. और एंजाइम है रुबिस्को. देखो, जो हमारी लाइट रिएक्शन है उसमें कहीं भी कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी डार्क रिएक्शन है वो टोटली एंजाइमेटिक प्रोसेस है. डार्क रिएक्शन क्या है? टोटली एंजाइमेटिक प्रोसेस है. ठीक है. देखो, 6 मोलिक्यूल CO2 के यूज हुए. अब ये RuBp क्या है? व्हाट इज दिस RuBp? इट इज रिबुलोज बाइफॉस्फेट. ये क्या है? रिबुलोज बाइफॉस्फेट. ठीक है. RuBp क्या है? रिबुलोज बाइफॉस्फेट. देखो, ये तो एक जस्ट एक्सेप्टर है जो CO2 को रिसीव करेगा. ये यूज नहीं होगा कहीं भी.
ये सिर्फ रिएक्शन को कैरी कर रहा है, यूज नहीं होगा, इसीलिए एंड पे इसको ये रीजनरेट हो जाता है। जैसे ही साइकिल होगा ये वापस रीजनरेट हो जाएगा। 18 मॉलिक्यूल एटीपी के और 12 मॉलिक्यूल एनएडीपीएच के यूज होते हैं, तब जाकर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब बनेगा तो 6 मॉलिक्यूल CO2 के, 18 ATP और 12 NADPH यूज होंगे, तब जाकर एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा, ग्लूकोज का। अब ये रुबिस्को क्या है, ये एक एंजाइम है। रुबिस्को क्या है, एंजाइम है। रिबुलोज बाइफॉस्फेट CO कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्लियर। अब देखो जो फॉर्मेशन हुई फूड की, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देखो 3-4 चीजें याद रखनी है यहाँ से। ये तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई हमारी, तो यानी कि प्रोडक्ट क्या बना, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, दैट इज ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में क्या बना, ग्लूकोज बना। अब इस ग्लूकोज को प्लांट्स यूज करेंगे। यूज की जो बच गई एक्स्ट्रा स्टोर्ड किस फॉर्म में, स्टार्च। जो एक्स्ट्रा बचे उसको किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, उसको प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ग्लूकोज बनी, एक्स्ट्रा को स्टोर किया स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल्स के अंदर जो स्टोरेज होती है, एनिमल में जो ग्लूकोज स्टोर होती है वो होती है ग्लाइकोजन फॉर्म में। हमारे अंदर स्टोरेज ग्लाइकोजन की फॉर्म में है, जबकि प्लांट्स में क्या है, स्टार्च। क्लियर। तो ये तो था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स पूछ लेते हैं कई बार कि कौन कौन से फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे वाटर, CO2, लाइट, और फोर्थ वन इज द टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वाटर, CO2, लाइट एंड टेम्परेचर। देखो वाटर सोइल से लेते हैं तो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन एक्सेस में वाटर हो जाएगा तो एक्सेस वाटर में फोटो का सिंथेसिस जो है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो इंक्रीज नहीं होगा। अब ऐसे CO2 है, जैसे एनवायरनमेंट में सिर्फ कितनी है, 0.03% है, तो इनिशियली CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, लेकिन एक्सेस में CO2 होती तो वो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगी। ये नहीं है कि हम CO2 बढ़ाते रहेंगे फोटोसिंथेसिस बढ़ता रहेगा, नहीं, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा, या हम कहें कि टॉक्सिक होगी एक्सेस CO2। देखो लाइट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती हैं कि कितनी लाइट की ड्यूरेशन दे रहे हैं। अब ये हमने पढ़ लिया कि लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, रेड और ब्लू रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, और रेड और ब्लू में से भी पूछा जाए तो रेड रीजन है। कौन से कलर में फोटोसिंथेसिस, कौन से रीजन में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो वो ग्रीन कलर है जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन कलर लिव्स का ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और ऐसे ही टेम्परेचर भी अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, अप टू 40 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए 40 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इफेक्ट क्या होगा कि ये जो हमारी डार्क रिएक्शन है, ये प्लांट्स की जो डार्क रिएक्शन है वो एंजाइमेटिक है, और टेम्परेचर का एंजाइम्स पे इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो एंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टोर्ट हो जाएगी और एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। अगर टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दिया जाए तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिव होंगे तो काम नहीं करेंगे। क्लियर।
तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। कई बार 3 फैक्टर्स दे देते हैं और एक क्लोरोफिल दे देंगे या कुछ और दे देंगे, फिर पूछते हैं तुमसे कि कौन सा फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता। तो अगर 3 मान लिया, ये 3 और साथ में ऑप्शन दे दिया एक क्लोरोफिल का, तो इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, दैट इज क्लोरोफिल। क्लियर? अब देखो हमने ये तो पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, और हमें ये भी पता हो कि उस स्टार्च के लिए जो टेस्ट होता है, स्टार्च टेस्ट जो करते हैं, स्टार्च को टेस्ट करना है तो क्या डालते हैं, आयोडीन। स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन यूज करते हैं, और विच गिव ब्लूइश ब्लैक कलर if starch is present। अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो कैसा कलर देगा, ब्लूइश ब्लैक। तो पूछा जाए स्टार्च को टेस्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, आयोडीन, और आयोडीन लाइट की प्रेजेंस में कैसा कलर देता है, ब्लूइश ब्लैक कलर। आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस में, सॉरी, तो अगर स्टार्च की प्रेजेंस शो करनी है, अगर ब्लूइश ब्लैक कलर आया तो इसका मतलब स्टार्च जो है प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम में 2-3 एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं तो वो बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं। कई बार जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है वहाँ ये सब पूछा जाता है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में। देखो क्या होता है कि प्लांट के लिए CO2 नेसेसरी है, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो CO2 हमें प्रूव करना है कि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, नेसेसरी है। देखो क्या है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पोटेड प्लांट लिए, 2 क्या लिए हमने, पोटेड प्लांट लिया, उसको हमने 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखा। क्या किया, पोटेड प्लांट लिया, डार्क रूम में रखा 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। क्यों रखेंगे डार्क रूम में, क्योंकि उसको लाइट नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिले तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जितना उसके अंदर स्टार्च स्टोर है वो सारी स्टोर को यूज कर लेगा। अब यहां से उठाकर उसको 6 घंटे के लिए, for 6 hours keep in sunlight, bright sunlight। अब उस पोटेड प्लांट को, दोनों पोटेड प्लांट्स को डार्क से निकाल के कहाँ रखेंगे, ब्राइट सनलाइट में रखेंगे 6 घंटे के लिए, ताकि वो फूड सिंथेसाइज करे। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे CO2 के लिए। अब देखो उससे पहले पोटेड प्लांट लिए, सनलाइट में रखा, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखते हैं। देखो क्या किया, पहले पोटेड प्लांट लिया, डार्क रूम में रखा 3 दिन के लिए, अब 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखेंगे ताकि वो फूड सिंथेसाइज करे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज करें कि जब हम उसको सनलाइट में रखेंगे ना तो क्या करेंगे, देखो हम 2 वेसल्स लेंगे ऐसे। अब एक पोटेड प्लांट को हमने रखा यहाँ, एक पोटेड प्लांट को हमने यहाँ रखा, दूसरे को इस पे रखा। ठीक है, अब क्या किया कि यहाँ एक वॉच ग्लास लेकर उसके अंदर KOH डाल दिया। ये क्या रखा, KOH, और उन दोनों को किसी कंटेनर के साथ कवर कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, किसी कंटेनर से कवर कर देंगे। अब उनको सनलाइट में रखेंगे। जब सनलाइट में रखा तो इस तरह का एपरेटस बना के रखेंगे कि एक के पास KOH रखेंगे और एक के पास कुछ नहीं है। अब तक KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब CO2। इसके अंदर जितनी भी CO2 है उस CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम टेस्ट करेंगे कि क्या CO2 इसने यूज की, यहाँ कोई CO2 नहीं है, क्या CO2 का फोटोसिंथेसिस पे कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का एक एक लीफ प्लक करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का एक एक लीफ प्लक करेंगे। अब जो आता है स्टेप्स को, कई बार 4 स्टेप्स होते हैं, ये 4 स्टेप्स तुम्हें आगे पीछे दे देते हैं, तो सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगी इन स्टेप्स की।
या नॉर्मली दे देंगे कि हम स्टार्च के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें लीफ प्लक करने के बाद क्या क्या करेंगे। देखो पहले क्या करेंगे, बॉयल लीफ इन वाटर, या हम कहें लीफ को किस में डालेंगे, बॉइल्ड वाटर में, लीफ इन बॉइल्ड वाटर। उसके बाद इन बॉइलिंग अल्कोहल, पहले लीफ को किस में डाला, बॉइलिंग वाटर में, किस में डालेंगे, बॉइलिंग वाटर में। उसके बाद किस में डालेंगे, अल्कोहल में। अब देखो अल्कोहल हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, आग पकड़ सकता है, तो हम डायरेक्टली अल्कोहल को हीट नहीं करेंगे, बर्नर पे वाटर बाथ रखेंगे, वाटर डाल के उसके अंदर बीकर के अंदर अल्कोहल डालेंगे, फिर उसको इस तरह से गर्म करेंगे वाटर बाथ के अंदर, डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे क्योंकि अल्कोहल इन्फ्लेमेबल है, फायर कैच कर सकता है, आग पकड़ सकता है। फिर इसको वॉश करेंगे, वॉश लीफ विद कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे, देन ऐड आयोडीन, फिर आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अब देखो होगा क्या, देखो एक्सपेरिमेंट चाहे CO2 का हो कि CO2 नेसेसरी है, या लाइट का हो कि लाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक्सपेरिमेंट कोई भी हो, उस 4 स्टेप्स चारों सेम रहेंगे। पहले बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, फिर अल्कोहल में, फिर वॉश करेंगे लीफ को कोल्ड वाटर से, फिर आयोडीन सॉल्यूशन। अब देखो 2 लीफ लिए थे हमने, एक तो उस प्लांट का जिसको KOH में रखा था और एक नॉर्मल का। अब इसका जो लीफ है इसमें कोई कलर नहीं आएगा, नो ब्लूइश ब्लैक कलर, लेकिन यहाँ ये जो लीफ है इसमें ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा। अब देखो यहाँ आया तो इसने शो किया कि इसके अंदर स्टार्च है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टार्च की फॉर्मेशन के लिए या हम कहीं फूड बनाने के लिए प्लांट को क्या चाहिए, CO2, और इसको CO2 मिली ही नहीं, क्योंकि CO2 तो किसने एब्जॉर्व कर ली, KOH ने। तो CO2 क्या है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखो एक और एक्सपेरिमेंट होता है कि CO2 की जगह लाइट ले लेंगे, CO2 की जगह क्या आ जाएगा, लाइट। लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो सेम स्टेप रहेंगे, वही 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखेंगे, फिर 6 घंटे के लिए ब्राइट सनलाइट में रख देंगे। यहाँ हमें किसी चीज़ से ढकने की ज़रूरत नहीं है, कोई KOH ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मली रख देंगे। फिर लीफ प्लग करेंगे, तो ये स्टेप देखेंगे हम, तो हमारा वही रिजल्ट आएगा। या थोड़ा सा चेंज क्या कर सकते हैं कि लीफ में कि लाइट नेसेसरी है, वहाँ हम थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हैं, अगर हमें लाइट का बताना है कि लाइट जो है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जैसे ये लीफ लिया, इसको हमने, इस पोर्शन को हमने ब्लैक टेप से कवर कर दिया, इस पोर्शन पे हमने क्या किया, इसको हमने ब्लैक टेप से कवर कर दिया। लीफ लिया और उस मतलब अलग से प्लग नहीं करना, प्लांट पे लगे हुए ही उसको हम ब्लैक टेप से कवर कर देंगे, ठीक है। और अब इस लीफ को जब हम टेस्टिंग करेंगे, अब जब इस लीफ की हम टेस्टिंग करेंगे, इस लीफ को प्लग करेंगे, फिर वही टेस्ट करेंगे, तो ये जो पोर्शन है ये कोई कलर शो नहीं करेगा, नो कलर। क्यों, क्योंकि इस पोर्शन को सनलाइट नहीं मिली। क्यों, क्योंकि इस पोर्शन को सनलाइट नहीं मिली। अब ये क्या शो कर रहा है कि सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये क्या शो कर रहा है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। क्लियर, क्योंकि इसको सनलाइट तो मिली नहीं, जो फूड था वो यूज़ हो गया, सनलाइट नहीं मिली तो फूड प्रिपेयर नहीं हुआ, तो इस पोर्शन में कोई कलर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसको सनलाइट नहीं मिली, और सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है। एक क्या होता है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी। अब इसमें क्या लेंगे, कोई वेरीगेटेड लीव्स ले लेंगे,
ऐसा प्लांट लेंगे जिसके लीव्स कैसे वेरीगेटेड लीव्स हैं, यानी कि 2-3 कलर शो कर रहे हैं, जैसे कि क्रोटोन, जैसे कि क्रोटोन। तो देखो वेरीगेटेड लीव्स जैसे क्रोटोन है, तो यानी कि जैसे ये लीफ है, ये हो गया इसका, ये पोर्शन ऐसा है जो नॉन ग्रीन है, ये पोर्शन क्या है, नॉन ग्रीन है। अब इसको वही 3 दिन के लिए डार्क में, फिर उसको सनलाइट में रखेंगे, और फिर जब इस लीफ को प्लग करके टेस्ट करेंगे ना, तो ये जो पोर्शन है, जो नॉन ग्रीन पार्ट है, वो स्टार्च का टेस्ट नहीं देगा, कोई कलर शो नहीं करेगा। जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, जो ये बताएगा कि जो नॉन ग्रीन पार्ट है वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नॉन ग्रीन में क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, नॉन ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है। अब क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जो क्या बताएगा कि क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ये बहुत कॉमनली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि हम देखो बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलेंगे, तो हम ऐसी कोई चीज़ स्किप नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती है। क्लियर? तो यहाँ तक न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा टॉपिक बचता है कि देखो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, अब देखो क्या होता है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, डेजर्ट में, और इनके जो स्टोमेटा होते हैं ना, वो स्टोमेटा दिन के टाइम तो बंद हो जाते हैं, रात को खुलते हैं। डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज इन डे, दिन में बंद रहते हैं, ओपन इन नाइट, रात को खुलते हैं। क्या है कि स्टोमेटा दिन में तो बंद रहते हैं, रात को खुलते हैं। अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझ, अब हमने पहले पढ़ लिया तो हमें ये चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि स्टोमेटा के थ्रू किसका एक्सचेंज होता है, गैसेज एक्सचेंज, जैसे कि किसका, CO2 का। स्टोमेटा के थ्रू CO2 का एक्सचेंज होता है। अब जब दिन में स्टोमेटा इनके बंद हैं, जब दिन में स्टोमेटा बंद हैं, तो लाइट आएगी कैसे, लाइट तो आ जाएगी, लेकिन CO2 कैसे आएगी? अब CO2 नहीं आई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, CO2 नहीं आई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फिर इनके अंदर फूड कैसे बनेगा? तो देखो क्या होता है कि डेजर्ट प्लांट्स CO2 ले लेंगे नाइट, रात को जब स्टोमेटा खुलेंगे तो CO2 एब्जॉर्ब कर लेंगे, रात को जब स्टोमेटा खुलेंगे तो CO2 को ले लेंगे, और CO2 को लेकर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेंगे, जो कि क्या है, मैलिक एसिड। क्या किया प्लांट्स ने, जब रात को स्टोमेटा खुले तो CO2 ली, और उस CO2 से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लिया, एक एसिड है, वो एसिड बना लिया इन्होंने, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लिया। अब क्या करेंगे, दिन में जैसे ही स्टोमेटा ओपन, दिन में जैसे ही लाइट आएगी, स्टोमेटा का तो फंक्शन खत्म हो गया, दिन में जैसे ही लाइट आएगी, जैसे ही लाइट आई, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से वो क्या बना लेंगे, ग्लूकोज। जैसे ही रात को लाइट आएगी, जैसे ही देखो रात को तो CO2 ली, CO2 को लेकर उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लिया, और जैसे ही दिन में सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे और उसको यूज़ करके उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज में, यानी कि वो फूड प्रिपेयर कर लेंगे। दिन के टाइम फूड प्रिपेयर हो जाएगा, रात को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया, दिन में जैसे ही लाइट मिली वैसे ही वो फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे, दैट इज ग्लूकोज। तो ये होता है किसमें, डेजर्ट प्लांट्स में। अब देखो प्लांट्स ने फूड तो प्रिपेयर कर लिया, इसके अलावा प्लांट्स की और भी रिक्वायरमेंट्स होती, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, जैसे प्लांट्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये सब चीज़ें प्लांट को चाहिए। ठीक है, क्या है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं,
प्लांट फूड तो प्रिपेयर कर लेंगे, अब ऐसा नहीं है कि खाली फूड से काम चला, उनको इन न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो वो कहाँ से लेंगे, सोइल से। कहाँ से लेंगे इनको, सोइल से, ठीक है। बाकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होंगी, सोइल से। अब देखो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट। ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है। अब देखो प्लांट क्या है कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उसको किसी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़े हैं। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्राइट्स और नाइट्रेट, और ऑर्गेनिक फॉर्म कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और ऑर्गेनिक फॉर्म अमोनिया। क्लियर। तो कई बार ये भी पूछा जाता है वो कि प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे, तो इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्लांट कहाँ से लेंगे, सोइल से लेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक हमारा प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो हो गया खत्म। आज हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम किसकी बात करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन की जब भी बात करेंगे तो 5 स्टेप्स की बात करेंगे। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, और लास्ट वन इज इजेशन। देखो जब भी न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 5 स्टेप हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज द इजेशन। किसी भी एनिमल की न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इन 5 स्टेप की बात करेंगे। देखो इंजेशन सिंपली इनटेक ऑफ फूड। इजेशन क्या है, इनटेक ऑफ फूड। जो हम खाना सिंपली लेते हैं, सिर्फ उतना कि हमने फूड लिया, हमने उसको अपने मुंह में डाला, ये इतना सा जो कंसेप्ट है वो इंजेशन का है। जैसे ही इंजेस्ट किया हमने फूड, उसके बाद शुरू होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो फूड हमने लिया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जो फूड हमने लिया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और उस फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अगर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उस फूड का ब्रेक डाउन हो सिंपल सब्सटेंसेस में। डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ, इन स्टेप्स को हम रब कर लेते हैं, बाद में लिखेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। और डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड क्या है, एंजाइम्स। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब उस फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं वो डाइजेशन है, और डाइजेशन किसके थ्रू होता है, एंजाइम्स। तीसरा स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन का। देखो एब्जॉर्प्शन, अब ये वो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं एंटर्स इनटू ब्लड फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड। जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, जो डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हैं, इन सिंपलर सब्सटेंसेस को हम डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। किस में एंटर करेंगे, एंटर्स इनटू ब्लड। ब्लड में एंटर करेंगे और ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होंगे।
क्या हुआ कि जो ब्रेक डाउन हुआ था, जो सिंपल सब्सटेंसेस बने, वो सिंपल सब्सटेंसेस ब्लड में एंटर करेंगे, जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, एब्जॉर्प्शन के बाद 2 स्टेप बचे न्यूट्रिशन के, एसिमिलेशन और लास्ट वन इज इजेशन। एसिमिलेशन, अब देखो ब्लड ने इन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर दिया हर एक सेल के पास। अब वो सेल्स इनको यूज करेंगे अपनी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में। यूज ऑफ डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस डाइजेस्ट हो चुके हैं, जो डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हैं, उनका जो यूज है दैट इज एसिमिलेशन। कि सेल अपनी ग्रोथ में, रेस्पिरेशन में, जिस भी चीज़ में उनको यूज़ कर रहा है वो एसिमिलेशन है। और लास्ट स्टेप बचता है इजेशन का। अब ये इजेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस। क्या है? जो फूड, जो सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं हुए, एब्जॉर्ब नहीं हुए, उन अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को रिमूव करना बॉडी से, दैट इज इजेशन, वो इजेशन है। क्लियर? तो ये 5 स्टेप, कोई भी एनिमल की बात करें तो उसके न्यूट्रिशन के ये 5 स्टेप होंगे। आज हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे किस में? एक हम बात करेंगे अमीबा के अंदर, एक हम किस में बात करेंगे? अमीबा, और एक हम बात करेंगे पैरामीशियम। देखो सबसे पहले अमीबा की बात करते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अब देखो अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अमीबा क्या है? इरेगुलर शेप का है, यूनिसेलुलर है। और ध्यान हो तो हम जब डाइवर्सिटी पढ़ते हैं 9th क्लास में, तो वहाँ हमने पढ़ा कि अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है, एक्वेटिक। अब देखो अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। अब देखो अमीबा के अंदर भी सेम वही स्टेप्स होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। देखो सबसे पहले अमीबा देखो क्या है? एक इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है, ये अमीबा है। अब देखो जैसे ही पहला स्टेप क्या है? इंजेशन का। पहला स्टेप है इंजेशन का। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके पास आता है, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है तो अमीबा क्या करता है? सूडोपोडिया बनाता है। अमीबा obtain its food by finger like projections। देखो क्या हुआ? जैसे ही अमीबा के कांटेक्ट में फूड आता है, इट engulf its food with the help of pseudopodia। तो ये क्या है अमीबा के? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं सूडोपोडिया। मेम्ब्रेन की, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसी से बना है, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट किया और उस फूड को एनसर्कल कर लिया। और प्रोसेस का पूछा जाए तो पूछा जाता है बहुत बार, प्रोसेस कौन सा है? इट्स फैगोसाइटोसिस। क्या है? अमीबा एंगल्फ इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। इंजेस्ट कैसे करेगा? प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस का, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की हेल्प से फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है, फूड को एंगल्फ कर लेगा। अब ये मेम्ब्रेन फ्यूज करेंगी और फूड, अब सेकंड स्टेप आएगा डाइजेशन का। अब देखो फूड क्या है? अब फूड इज इनसाइड फूड वैक्यूल। अब ये अंदर आया फूड, किस फॉर्म में? फूड वैक्यूल।
नाउ फूड इज इनसाइड फूड वैक्यूल। तो सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा डाइजेशन का। सेकंड स्टेप डाइजेशन। देखो फूड एंगल्फ किससे किया, इंजेस्ट किससे किया, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है और सूडोपोडिया से। सेकंड स्टेप आएगा डाइजेशन। अब एक बहुत बार चीज पूछी जाती है कि अमीबा के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कहाँ होता है। डाइजेशन occurs in food vacuole, in food vacuole। अब देखो फूड वैक्यूल कैसे बना था, जैसे ये फूड था यहाँ और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, यहाँ से फ्यूज हो जाएगी, ये क्या होगी, फ्यूज हो गई इस तरह से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई और फूड किसके अंदर आ गया, फूड वैक्यूल के अंदर। अब डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड फूड वैक्यूल। डाइजेशन हमें पता ही है क्या है कि ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल सब्सटेंसेस में। एंड डाइजेशन इन अमीबा अकर्स इन फूड वैक्यूल। अमीबा के अंदर जो फूड का डाइजेशन होगा वो फूड वैक्यूल के अंदर होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोसेस का कि कौन से प्रोसेस से फूड लेगा, फैगोसाइटोसिस। डाइजेशन कहाँ होगा फूड का, फूड वैक्यूल के अंदर। जैसे ही फूड डाइजेस्ट हुआ उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स हैं डिफ्यूजेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। डाइजेस्टेड, अब जो सब्सटेंसेस है डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस diffuses into cytoplasm, diffuses in cytoplasm। साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद अमीबा उन सब्सटेंसेस को यूज करेगा, एसिमिलेशन होगा। यूज क्या है इन सब्सटेंसेस का, यूज है एसिमिलेशन। और फाइनली फोर्थ आता है इजेशन। लास्ट जो स्टेप आता है वो किसका आता है, इजेशन का। लास्ट वन इज द इजेशन। अब देखो इजेशन यानी कि रिमूवल कैसे होगा अनडाइजेस्टेड फूड। वही देखो ये अनडाइजेस्टेड फूड है, वैक्यूल के अंदर आएगा। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड वैक्यूल के अंदर आया। वैक्यूल डिफ्यूजेस टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वैक्यूल डिफ्यूज हो गया कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेगा और जैसे ये जुड़ा ये मेम्ब्रेन यहाँ से डिसॉल्व हो गई एंड इट रिलीज इट कंटेंट आउटसाइड द बॉडी, और ये उस सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर रिलीज करेगा, दैट इज इजेशन। क्लियर। इजेशन में क्या किया, फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वैक्यूल के अंदर आया, वो वैक्यूल डिफ्यूज होकर मेम्ब्रेन से जुड़ा। जैसे ही मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ वो मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुई, सब्सटेंसेस को बाहर रिलीज कर दिया, ये होता है इजेशन। क्लियर। ये तो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। और बहुत बार इसके साथ क्या पूछा जाता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करो, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। अब अमीबा के बाद एक और हमें जिसका न्यूट्रिशन पढ़ना है वो पैरामीशियम है। पैरामीशियम। इसके बाद हम डिटेल में जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। डिटेल में बात करेंगे ह्यूमंस की न्यूट्रिशन के बारे में। पैरामीशियम का और देखते हैं, सिंपल सा है कि ये पैरामीशियम है। इट्स बॉडी कवर्ड बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, सीलिया। सीलिया। देखो ये फूड कैसे लेगा, फूड ingested in the paramecium through a opening mouth। कहाँ से लेगा, एक प्लेस होता है जिसको माउथ बोलते हैं, जैसे ये पोर्शन है, यहाँ से फूड को इंजेस्ट करेगा, एक ओपनिंग है इसके अंदर, माउथ। अब फूड यहाँ तक आएगा कैसे, फूड इज मूव्ड टू
towards mouth with the help of cilia. अब देखो फूड कहाँ से लेगा, एक ओपनिंग है माउथ जहाँ से फूड को इंजेस्ट करेगा, वो फूड यहाँ तक पहुँचेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। इसकी बॉडी पे जो सीलिया है वो बीट करेंगे और उस फूड को कहाँ मूव करवाएंगे, यहाँ तक मूव करवाएंगे, जिसके बाद ये फूड को इंजेस्ट कर लेगा। इंजेस्ट करने के बाद फिर वही डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और लास्ट में होगा इजेशन। क्लियर? इनके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं है न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आई होप सबको अच्छे से समझ आया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।